राघवेंद्र द्विवेदी जी, गाजीपुर में जो भाजपा ने उम्मीदवार उतारा है, तस्वीर साफ हुई कि अफजाल लड़ेंगे इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी की ओर से, और पारसनाथ राय लड़ेंगे भाजपा और आपके गठबंधन की तरफ से। अब क्या स्थिति आपको समझ में आ रही है गाजीपुर की? क्योंकि गाजीपुर में और उस इलाके में स्वाभाविक है कि माना जाएगा कि भाई ओम प्रकाश राजभर भी कुछ अपना वो दिखाएं प्रभाव, कुछ इम्तिहान में बैठे नहीं। बिल्कुल प्रभाव हम लोग दिखाएंगे। गाजीपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें, जो 80 लोकसभा की सीटें, सब पे हम प्रभाव दिखा रहे हैं। बिहार में भी जो हमारा संगठन है वहां भी हम प्रभाव दिखा रहे हैं। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पार्टी के सिंबल पे जो लड़ रहे हैं, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, या अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, जो लोग प्रत्याशी हैं उनको सभी दलों के कार्यकर्ता, जितने दल एनडीए में शामिल हैं, वो जिताने का काम करेंगे। और एक स्वर में तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार के नारे से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। हमको एक सीट घोसी मिला था, घोसी से हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी प्रत्याशी हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह वहां जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, वहां कोई राघवेंद्र एक मिनट, वहां कोई कह रहा था मुझसे कि मायावती ने जो कैंडिडेट दिया है, उस कैंडिडेट की उपस्थिति के कारण कुछ रणनीति गड़बड़ाई है घोसी में। आपको उम्मीद नहीं थी कि मायावती समाज के उस वर्ग से उम्मीदवार उतार देंगी जिस वर्ग से उतार दिया उन्होंने? कुछ मामला गड़बड़ाया है क्या? अमिताभ जी, अभी जो बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि 4 जून के बाद एक बात आएगी कि मायावती जी बीजेपी से कुछ सेटिंग करके प्रत्याशी उतार दी। क्योंकि क्या है, आरोप लगाने का काम विपक्षियों के पास है, वो केवल आरोप लगाते हैं। वो ऐसे प्रत्याशी देते हैं जो पहले भी हार चुके हैं और उनका लोकल गढ़ भी नहीं है, वो वहां के है भी नहीं, आप ये भी देखिए। तो और दूसरी बात, जो शिक्षा माफिया तरीके का टैग लगा, तो कुल मिला के जो प्रेम नारायण जी बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता है, कह रहे हम मनोयोग से काम करेंगे। आपने एक सवाल दागा, ये जवाब नहीं दे पाए कि क्या इनके प्रदेश अध्यक्ष जी बड़े फाटक जो कहा जाता है गाजीपुर प्रचार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो गाजीपुर के प्रत्याशी जो उनके भाई क्या प्यारे हैं, ये सवाल नहीं ले पा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्याशी कोई भी हो। नहीं, वो देश हित में। एक मिनट रुको, अमिताभ जी का नियम है डिबेट के बाद अगली बार बोलने के लिए सवाल छोड़ देते हैं। मैं इसलिए नहीं बोला हूँ, आप शायद अति उत्साहित हो गए, आपको लगा मैं चुप हो गया, जवाब नहीं दे पाया। नहीं, वो जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। जी का अलग तरीका है, जो जवाब देंगे फॉलो कर रहा हूँ। जी राघवेंद्र जी, वो जवाब देंगे भैया जी। हाँ, आपका सवाल का शायद अभी जवाब आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, दर्शक भी देखेंगे। ये किस तरह का गठबंधन है? अभी 2-3 महीना पहले जो चुनाव हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या क्या नहीं कहे, कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में भी अमिताभ जी ये नया गठबंधन नहीं है। 2017 में यूपी के 2 लड़के लड़ चुके हैं, और 2022 में यही प्रियंका गांधी जी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे से आई थी। क्या हुआ? कितने लड़की? 7 से 2। ठीक है राघवेंद्र भाई, अभी रुकना होगा भाई, एक बड़ी मुश्किल। ठीक है राघवेंद्र, अभी रुकना होगा भाई वही गिने चुने 10 दल हैं, 11 दल हैं, 12 दल हैं, छोटे बड़े सब जोड़ लो, क्या उन्हीं में लौटपटा होगा है कि जापान के दल से गठबंधन कर ले समाजवादी पार्टी? नहीं ना, अरे वही 10-15 दल हैं पूरे उत्तर प्रदेश भर में, उन्हीं में भैया टॉस करते रहो कि चित आए तो इससे गठबंधन, पट आए तो उससे गठबंधन जी, उसी से लठबंधन करते रहो। हार जाओ चुनाव तो दे दबा दब, फिर दोबारा चुनाव आए तो फिर कहो भैया बैठो आ जा, तो ये तो चलेगा और कहां जाएंगे। खैर ठीक है। डॉक्टर ऋचा, व्यवहारिक राजनीति जो मैनपुरी में बाय इलेक्शन हुआ था मुलायम सिंह जी के निधन के बाद, उसमें डिंपल यादव को उतना वोट मिला जितना मुलायम सिंह जी को भी पिछले चुनाव में नहीं मिला था। मुलायम सिंह जी, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 1 लाख के भीतर जीते थे, और वो भी तब जब मायावती खुद गई थी वहां वोट मांगने। एक रैली उन्होंने मैनपुरी में की थी, इसमें मायावती जी गई थी मुलायम सिंह जी के लिए कैंपेन करने।
तो स्वाभाविक है कि मैनपुरी मुलायम सिंह जी के रहते जितना मुलायम सिंह के साथ थी, उनके जाने के बाद उससे ज्यादा हो गई। तब मैनपुरी में अपने यूपी सरकार का मंत्री उतारने की मंशा। ऋचा सिंह जी, देखिए, मैनपुरी में हमारे उम्मीदवार आदरणीय जयवीर सिंह जी, ये पूरी तरीके से कैलकुलेशन के साथ इनको उतारा गया है। और समाजवादी पार्टी जो कि मैनपुरी का चुनाव डिम्पल जी ने जीता और बड़े अंतर से जीता, ये बात सही है, लेकिन वो चुनाव अलग अर्थ का चुनाव था, अलग संदर्भों में चुनाव था। लोग आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहते थे और कहीं ना कहीं सिंपैथी वेव थी उस समय जो डिम्पल जी को इतने वोट मिले। लेकिन 2024 का चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। 2024 का चुनाव देश की सरकार बनाने का चुनाव है और यहाँ से समाजवादी पार्टी इस बार अपना गढ़ नहीं बचा पाएगी। और सर, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का तो अब पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई गढ़ बचा ही नहीं है। आजमगढ़ भी ये हार चुके हैं। आजमगढ़ में आपने देखा कि किस तरीके से धर्मेंद्र यादव जी ने एक बड़ी हार का सामना किया। साथ ही साथ आदरणीय शिवपाल जी, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहे जाते हैं, आज वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। उन्होंने घोषित कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे आदित्य यादव जी चुनाव लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी जनता का सामना करने में आज की तारीख में सक्षम नहीं है, उसका कोई गढ़ नहीं बचा है। और आदरणीय जयवीर सिंह की पूरी युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ेंगे और हम बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। मैं एक जवाब और देना चाहती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता का। ये कह रहे थे कि हम पूरे देश में तिरंगा लहराएंगे। देश में तिरंगा लहरा रहा है और हमेशा जब तक हम हैं, पूरा देश है, तब तक तिरंगा लहराता रहेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि भारत माता की जय बोलने में आपको दिक्कत होती है और आपको ऐसा लगता है कि देश में तिरंगा नहीं लहरा रहा है, जबकि वायनाड की आपकी रैली में तिरंगा नहीं दिखाई पड़ता है और उसमें बड़े प्रश्न चिन्ह भी उठे हुए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, लेकिन सच तो यह है कि आपसे पीडीए का मतलब परिवार डिम्पल जी और अखिलेश जी मात्र है। वहां पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का कोई स्थान नहीं है। और अलायंस तो कहीं बचा ही नहीं है सर। अलायंस होता तो नीतीश कुमार जी साथ होते, अलायंस होता। ठीक है ऋचा जी, अभी रुकना होगा। ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ा बाहर चली जाएगी बात, अब रुक जाइए। मनीष बाबू, अच्छा कुछ चीजें तो हैं, जैसे जो बात ऋचा कह रही है उसमें एक बात में दम है कि मुलायम सिंह जी के समय जो उन्होंने गढ़ बनाए थे, गढ़ एक दिन में नहीं बनता। क्या गमले में तो पौधा 1 घंटे में लग जाता है, लेकिन आपको जंगल बनाना हो तो सैकड़ों साल लग जाते, तब कहीं एक जंगल शेप लेता है। वैसे गढ़ तो बहुत मुश्किल से बनता है। वो खुद गए थे आजमगढ़ चल के कि गढ़ बनाएंगे, बना भी लिया था, वो चला गया। चचा आजम खान है, 42 साल 45 साल उनकी तूती बोली मिक्की मियां को बोरिया बिस्तर बंधवा दी, वो रामपुर हार गए, कन्नौज हार गए। नहीं तो गढ़ तो नहीं बचा एक। और दूसरा, मैनपुरी को गढ़ कैसे मान ले, ये सवाल यहाँ खड़ा होता। और एक सवाल मेरा और भी है कि जैसे शिवपाल जी ने कहा कि हमारी तो हमेशा से नीति रही है कि नौजवानों को आगे बढ़ाना है। 26 साल की उम्र में अखिलेश जी लड़े थे चुनाव लोकसभा का, और 25 साल में धर्मेंद्र लड़े, और जने 25 साल में तेजू लड़े, ऐसे सब उन्होंने बताया। तो ये बात इतनी लेट समझ में क्यों आई? आदित्य की उम्र तो उनको पहले दिन, मतलब जब आदित्य जन्मे है तब से पता है कि हमारा लड़का है, ये नौजवान है कि क्या है। नहीं तो पहले ही अखिलेश यादव कान में कह देते, कहते बच्चा हमको नौजवानों को आगे बढ़ाना है। नहीं तो आधे दिन तक वहां खुद क्यों आगे बढ़ने रहे, अब कह रहे कि ना अब नौजवानों को बढ़ाएंगे। मनीष जी, ये अब मेरा लड़का नौजवान है, ये बात तो मुझे पता होगी नहीं, ये पड़ोसी बताएंगे, तब मुझे ध्यान आएगा अरे मेरा लड़का भी नौजवान है। अग्निहोत्री सर, मैं आपका बहुत आदर और सम्मान करता हूँ और देश के लोग आपका सम्मान करते हैं।
वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और जो देश की और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी आपने बहुत नजदीक से देखा है और बहुत नजदीक से आपने रीड किया है। बाई इलेक्शन में हम लोग रामपुर हारे और आजमगढ़ हारे, लेकिन उस इलेक्शन को अगर आप सर मॉनिटर किए हैं, अगर आपने देखा है तो 37% मात्र वोटिंग हुई थी रामपुर में। अब आप कल्पना करिए कि जिस गांव के सामने पुलिस के द्वारा बल्लियां लगा करके वोटरों को रोक दिया जाए, ग्राम प्रधानों को रेड कार्ड जारी किया जाए, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को रेड कार्ड जारी किया जाए, जिला पंचायत सदस्यों को रेड कार्ड जारी किया जाए, ब्लॉक प्रमुखों को रेड कार्ड जारी किया जाए, उनको मतदान स्थल तक न पहुंचने दिया जाए। सर, इस परिस्थिति में हम लोग जिस परिस्थिति में आज देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने आप कैसे लड़ोगे चुनाव मनीष बाबू? फिर आप चुनाव कैसे लड़ोगे? सर वो बाई इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, बाई इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। सर आजमगढ़ में आप अभी इस समय आप किसी ग्राम प्रधान को फोन लगा लीजिए और जब धर्मेंद्र जी बाई इलेक्शन लड़ रहे थे आप पूछ लीजिए कि उसे रेड कार्ड जारी हुआ था कि नहीं। जब पुलिस महकमे के लोग जी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को रोकने लगे। अब देखिए ऋचा जी उनकी बात आ जाए, अग्निहोत्री सर का डिबेट है, इसमें थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखिए। मनीष जी केवल आपकी बात, जब जनप्रतिनिधियों को रोका जाएगा, उनको वोट डालने के लिए और वोट डलवाने के लिए ये कहा जाएगा कि पुलिस कार्रवाई करेगी, धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, इस परिस्थिति में हमारा लोकतंत्र ध्वस्त हो जाता है, लोकतंत्र छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है मनीष, एक मिनट रुक जाओ। ऋचा अभी रुकिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भाई, 4 तारीख को क्या कहोगे ये अभी से अंदाज इसका लगा लो। 2-3 तरह की स्क्रिप्ट लिख लो। या तो ये कह दो कि भाई जहां जहां हारो वहां कह दो कि हमको वोट नहीं डालने दिया गया, जहां जीतो कह दो यहां चुनाव बढ़िया हुआ, प्यारा चुनाव हुआ, मौसम बढ़िया था, हैं, और डिस्को डांसर गाना गाते हुए लोग वोट डालने गए। ये तो ऐसा कर लो। अगर लाल कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड आप बता रहे हो बाई इलेक्शन में दे दिया, तो इस इलेक्शन में भी तो वो वही दरोगा रहेगा, तब क्यों लड़ रहे हो चुनाव? सर ये आम चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में ना रहे। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है हमारे साथ। इस बार जनता आपके साथ नहीं थी, उत्तर प्रदेश, ठीक बात, फिर आपने ठीक है कि जनता पिछली बार आपके साथ नहीं थी। बाई इलेक्शन का एक अलग परसेप्शन होता है सर, बाई इलेक्शन का एक अलग परसेप्शन है और आम चुनाव का परसेप्शन एक अलग होता है। इस समय सरकार की धौंस नहीं चलने वाली है। ठीक है मनीष भाई, जनता हमारे साथ खड़ी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को हम हराने जा रहे हैं। और सवाल सर जी ठीक है, अब रुक जाओ। अपने कहे में नेताओं को नहीं फंसना चाहिए। मुझसे कोई पूछे कि सबसे अद्भुत प्रवक्ता कैसे बना जाता है, तो मैं एक ही लाइन कहूंगा, अपने कहे में कभी मत फंसिए। आप जो बोले वो कटे नहीं, तो आप अद्भुत प्रवक्ता हो जाएंगे, इतिहास में दर्ज हो जाएगा नाम। अब मनीष ने कहा कि बाई इलेक्शन की अलग बात है, जनरल इलेक्शन है और इसमें हम भी लाठी में तेल पिला के रख लिए हैं टाइप का एक फीलिंग है। ठीक है बाबू, जब गोरखपुर और फूलपुर हारी थी भाजपा, तो आप सब लोग तो लड्डू बांट रहे थे लाल किले पे, नहीं कर हरा दिया बाई इलेक्शन। तो भाजपा ही कह रहे थे बाई इलेक्शन का मूड अलग होता, बाई इलेक्शन से कुछ नहीं होगा, हम जनरल इलेक्शन की मानेंगे। तो आपने कहा था ना, इलेक्शन मतलब इलेक्शन, खत्म हो गई भाजपा, लुट गई, बर्बाद हो गई, नहीं कही थी ना। तब बोले हम कुल्फी खाएंगे तो कुल्फी ठीक है, और दूसरा कुल्फी खाएगा तो खराब है, ऐसा तो नहीं चलेगा। बाई इलेक्शन तो वो भी था और बाई इलेक्शन ये भी था। जब फूलपुर में आप इसी सरकार के रहते वोट डलवा के जीत आए, गोरखपुर जीत आए, छोड़ो बाकी दुनिया कहानी छोड़ो, जीते थे ना गोरखपुर। यह अलग बात है निषाद को आप होल्ड नहीं रख पाए, वो आपकी कमजोरी, लेकिन जीते तो थे। तो ऋचा की पार्टी गोरखपुर कैसे हार गई? मैं इन बातों में कभी यकीन नहीं करता कि हमको वोट नहीं देने दे गया, हमें जुकाम हो गया था, मेरे पेट में दर्द था, कंधे में चोट लग गई थी इसलिए वोट नहीं पड़ा, ये सब फालतू बात है। जनता आपके साथ है तो आपको कोई रोक नहीं सकता जीतने, जनता साथ रही तो जीतोगे नहीं, जान लीजिए। पुलिस दरोगा के जिताए चुनाव जीतता है कोई? अच्छा, दरोगा से चुनाव जीतते होते तो अखिलेश यादव कैसे हारते चुनाव? दरोगा से चुनाव जीता जाता तो मायावती कैसे हारती चुनाव शासन में? दरोगा चुनाव कराता है क्या? ना, ऐसा नहीं महाराज।
कांग्रेस से पूछो, प्रेम नारायण भाई की पार्टी से, इनके ने तो इतने चुनाव हारे जब से राहुल जी आए हैं। इनसे ज्यादा तो अनुभव किसी के पास नहीं ना। कैसे हारते हैं चुनाव? जनता आपके पक्ष में खड़ी होती तो आप जीत जाते हो, न खिलाफ खड़ी होती तो हार जाते हो।